नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का हमारा अगला चैप्टर चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। तो इससे पहले हमने चैप्टर कराए हैं। अगर कहीं किसी चैप्टर में किसी डेरिवेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसको दोबारा से और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चुंबकत्व और मैग्नेटिज्म। तो ये मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका। मैं बस आपको टॉपिक वाइज समझा दूंगा, बाकी अदरवाइज़ इतनी सारी थ्योरी तो मैं नहीं लिख सकता स्क्रीन के सामने। चलो फिर भी कोशिश करता हूँ मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर चीज़ समझाने की। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी थ्योरी आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको PDF में नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं चुंबकत्व। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पृथ्वी में चुंबक के प्रमाण। अब हमने देखा कि पृथ्वी में चुंबक है या नहीं। भाई लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी में एक चुंबक है, तो चुंबक कैसे है हम उसके आपको प्रमाण बताते हैं। तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए थे सर विलियम गिलबर्ट। तो सर विलियम गिलबर्ट ने पृथ्वी को बताया था कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी में चुंबक के प्रमाण देखेंगे। तो पहला प्रमाण है कि अगर हम कोई भी चुंबकीय छड़ स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ ही ठहरती है। पृथ्वी पर हमेशा नॉर्थ साउथ ही ठहरती है। अब फिर हम उसको वापस घुमा दें किसी और दिशा में, लेकिन वापस आके वो फिर से नॉर्थ साउथ ठहर जाती है। तो इसका मतलब हमारी पृथ्वी में नॉर्थ साउथ को चक्कर है। तो वो क्या चक्कर है? वो चक्कर यही है कि हमारी पृथ्वी में नॉर्थ साउथ एक चुंबक है, जिसमें पृथ्वी के नॉर्थ में पृथ्वी के नॉर्थ में उसका साउथ पोल है, और पृथ्वी के साउथ में उसका नॉर्थ पोल है। भाई तभी तो हमारी जो चुंबक है, छड़ चुंबक, नॉर्थ साउथ ठहरेगी, क्योंकि हमेशा विजातीय जो पोल है वो आपस में आकर्षित होते हैं। तो साउथ से नॉर्थ होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो इसका मतलब जो हमारा नॉर्थ है, पृथ्वी का जो हमारा नॉर्थ दिशा है हमारी, उसमें हमारे जो भूगर्भ में जो हमारी पृथ्वी में चुंबक है उसका साउथ पोल होगा, और जो पृथ्वी की साउथ दिशा है उसमें पृथ्वी का नॉर्थ पोल स्थित होगा। तभी तो हमारी छड़ चुंबक के नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर पोल रुकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया कि हमारी पृथ्वी में चुंबक है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी के नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे गर्भ में जाकर अगर कोई नरम लोहे का टुकड़ा अगर पृथ्वी के गर्भ में हम एक नरम लोहे का टुकड़ा ले जाएं गर्भ के पास या गर्भ के अंदर पृथ्वी के गर्भ में, तो वो नरम लोहे का जो टुकड़ा है वो चुंबक बन जाता है या चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो यदि हम नरम लोहे के टुकड़े को अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो 10-15 फीट नीचे गाड़ दें और उसकी दिशा रखें हम नॉर्थ और साउथ, तो वो जो नरम लोहे का टुकड़ा है वो कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर चुंबक है। ठीक है, तो ये हमारे दो मेन रीज़न थे जो हमें दर्शाते थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर चुंबक है।
ठीक है, अब इनसे सिद्ध हो गया कि हमारी पृथ्वी में चुंबक है। अब हमारी पृथ्वी के जो चुंबक है उसके अवयव होते हैं कुछ। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। अब पृथ्वी के चुंबक का प्रमाण हो गया, अब चुंबक है तो अब उसके अवयव। तो पहला अवयव होता है हमारा दिक्पात कोण। ये पृथ्वी के चुंबक की बात हो रही है, तो पृथ्वी के चुंबक का दिक्पात कोण, ये हमारे पृथ्वी के चुंबकत्व का एक अवयव होता है। तो दिक्पात कोण क्या होता है? तो चलो दिक्पात कोण की डेफिनेशन लिखते हैं। पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी की सतह किसी स्थान पर भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। अच्छा, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? अब मान लो पृथ्वी पर भौगोलिक उत्तर मतलब उत्तर की दिशा, और भौगोलिक दक्षिण मतलब दक्षिण की दिशा। अच्छा, उस मान लो पृथ्वी पर कोई स्थान ले लिया, उस पर दक्षिण वाली दिशा और उत्तर वाली दिशा को मिलाने वाली रेखा। अब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जो हमारी रेखा मिलाती है, उसके ऊर्ध्वाधर तल को, उस पर हम लंब डाल दें, उस रेखा पर सीधा, जैसे ये रेखा मिला रही है उस पर सीधा लंब डाल दें, तो ये कहलाता है हमारा भौगोलिक यामोत्तर। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं, ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये ऊपर उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है, ये रेखा उत्तर और दक्षिण को मिला रही है, और इस पर हम कहीं पर भी ये 90 अंश का एक खड़ी लाइन खींच दें ऊपर के लिए ऊर्ध्वाधर, तो ये कहलाएगी हमारी भौगोलिक यामोत्तर। अच्छा, अब चुंबकीय यामोत्तर क्या होती है? चुंबकीय यामोत्तर होती है कि इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भाई पृथ्वी पर कोई ध्रुव होगा, यहाँ कहीं उत्तरी ध्रुव होगा और कहीं दक्षिणी ध्रुव होगा, उसे मान लिया उसको मिलाने वाली रेखा पर लंब डाल दिया जाए। ये मान लो थोड़ा हट के होगी, यहाँ कहीं होगी, तो इस पर ये कहीं स्थान पर लंब डाल दिया जाए, ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा होगी ये कहलाएगी हमारी ये चुंबकीय यामोत्तर। अब ये जो रेखा होगी और ये जो रेखा होगी, जो ये आपस में ये लंब जो डाला और ये लंब जो डाला, ये दोनों कहीं काटेंगे इसलिए कि पृथ्वी गोल होती है, तो लंब जहाँ भी काटेंगे उस स्थान पर जो न्यून कोण बढ़ेगा वो कहलाएगा हमारा दिक्पात कोण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का जो अगला अवयव है वो है हमारा नमन कोण या नति कोण। नमन कोण या नति कोण। नमन कोण और नति कोण क्या होता है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे
उसे ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अच्छा, अब ये क्षैतिज से कोण कैसे बनाएगी? अब मान लो हमने कोई सुई ली, चुंबकीय सुई। अब वो चुंबकीय सुई हमने, ये मान लो चुंबकीय सुई है और ये हमने यहाँ स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी। अब ये जब स्थिर होगी, एक जगह पर कहीं स्थिर होगी, तो ये इस तरह से ना हो कि ये हल्की सी झुक जाएगी एक साइड के में, ठीक है। तो ये जो झुकाव होगा, ये मान लो अगर थीटा कोण झुकी तो ये थीटा कोण कहलाएगा हमारा नमन कोण या नति कोण, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं, तीसरा अवयव आता है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तीसरा अवयव आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अच्छा, ये क्या होता है? तो अब देखते हैं, मान लो ये हमारा भौगोलिक यामोत्तर है और ये हमारा चुंबकीय यामोत्तर है, ठीक है। ये भौगोलिक यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर। अब हमने कोई चुंबकीय सुई लगाई, यहाँ हमने कोई चुंबकीय सुई लगाई जो कि यहाँ से थीटा कोण झुकी, ठीक है, तो थीटा कोण झुक गई। अब हमने माना कि जो पृथ्वी का जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने मान लिया BE पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो होगा उसको हम H से दर्शाएंगे। H बराबर BE cos थीटा, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो H बराबर होगा BE sin थीटा, ठीक है। अब मान लो ऊर्ध्वाधर घटक को हम B से बोलेंगे, H क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को B से डिनोट करेंगे। तो अब इनमें एक दूसरे से भाग देने पर क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा V/H बराबर tan थीटा। तो ये आ गया हमारे पृथ्वी के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध, ठीक है। अब मान लो इनको वर्ग करके जोड़ दें इन दोनों समीकरणों को, तब क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा हमारा BE² बराबर H² प्लस V²। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। इसमें क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध निकल के आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा अवयव। तो जो हमारे पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते थे, जो तीनों मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इनकी थ्योरी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, बाकी समझाने का काम मैंने कर दिया है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है उदासीन बिंदु। अच्छा, उदासीन बिंदु क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई चुंबक है, ठीक है, NS कोई चुंबक है। हम जानते हैं कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा पृथ्वी का क्षैतिज घटक है और ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये हमारा पृथ्वी का क्षैतिज घटक है। अब क्या होगा, एक जगह ऐसी आएगी कि हमारे चुंबक की बल रेखाएं और पृथ्वी का क्षैतिज घटक
आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पर हमारी कोई भी बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा नहीं प्राप्त होगी। क्यों नहीं होगी? कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी की क्षैतिज घटक को एक दूसरे से नेगलेक्ट कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। तो वो हमारा बिंदु कहलाएगा उदासीन बिंदु। समझ में आया? पृथ्वी पर हमारी कोई चुंबक रखी है तो चुंबकीय बल रेखा, ऐसा बिंदु जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं और पृथ्वी का क्षैतिज घटक आपस में बराबर होकर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, वो बिंदु हमारा कहलाता है उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु पर क्या होता है? BE बराबर H के हो जाता है। तो जो हमारा पृथ्वी का उदासीन B बराबर H के, जो हमारा चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो H मतलब हमारे क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक से चुंबकीय क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता है। ऐसे बिंदु पर हमारी बल रेखाएं उस जगह पर कोई नहीं मिलती, क्योंकि चुंबक की जो बल रेखाएं और क्षैतिज घटक की बल रेखाएं आपस में बराबर होने से एक दूसरे को काट देती हैं। तो वो वाला बिंदु हमारा कहलाता है उदासीन बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो उदासीन बिंदु का मैं एक फार्मूला, आपके यहाँ डेरिवेशन नहीं है, मैं सीधा फार्मूला बता देता हूँ। B बराबर H बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन RQ। ठीक है, वैसे इसका डेरिवेशन हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन पृथ्वी के लिए B और H बराबर ये होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या होता है कि हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ पर भी चुंबक का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रभाव हमारा कहलाता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझा देता हूँ कि ऐसी स्थिति कि किसी पदार्थ को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ में भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। मान लो हमारे पास कोई चुंबक है और हम कोई नॉर्मल एक लोहे की कील यहाँ पे इसके पास लाते हैं, तो जब ये चुंबकीय बल रेखाओं के संपर्क में आएगा तो इस कील पर भी हमारा चुंबक उत्पन्न हो जाएगा। कील भी एक चुंबक की भांति काम करने लगेगी। तो ये घटना कहलाती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। ठीक है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है इसको हम B से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला छोटा सा टॉपिक है चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा चुंबकन की तीव्रता। तो चुंबकन की तीव्रता क्या होती है कि जो पदार्थ हमारा चुंबकित हुआ है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के लिए, तो लिख देता हूँ चलो, उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहलाता है, या चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकन की तीव्रता क्या हुई, इसको मान लो, इसको I से डिनोट करते हैं। I बराबर पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण
बटे पदार्थ का आयतन। तो ये I बराबर क्या हो गया, I बराबर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मान लो m बटे v उसका आयतन। तो ये हो गया हमारा चुंबकन की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र, इसको हम चुंबकीय तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। अब वो पदार्थ हमारा जो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा, तो वो जो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो वो पदार्थ जितने एरिया में बल रेखाएं हमारी बल रेखाएं फैलाएगा या छोड़ेगा, वो उतना एरिया हमारा कहलाएगा उस पदार्थ का चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, इसे हम H से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है चुंबकनशीलता। चुंबकनशीलता हम पहले भी करा चुके हैं, फिर करा देते हैं। चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, और ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो म्यू बराबर होता है B/H के, और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये होगी हमारी चुंबकनशीलता। उसके बाद आती है हमारी आपेक्षिक चुंबकनशीलता। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है कि ये जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है इसको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी जो पदार्थ है, पदार्थ की चुंबकशीलता बटे उसकी वायु में चुंबकशीलता। उस पदार्थ की चुंबकशीलता बटे उसकी वायु में चुंबकशीलता, ये कहलाती है हमारी म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो मतलब उसकी जो चुंबकशीलता है म्यू, उसको हम वायु की चुंबकशीलता से उसका अनुपात जो कहलाता है हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू ऊपर वाला था, इसको वायु वाली चुंबकशीलता से इसका अनुपात जो होगा वो कहलाएगा हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक आता है चुंबकन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकन के आधार पर पदार्थ जो है हमारे तीन तरह के होते हैं, तीन तरह में हम विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अच्छा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं कि किसी प्रबल चुंबक के अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। अगर हम ऐसे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जिनको हम रख दें तो वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, चुंबकित नहीं होते, जबकि चुंबक का उल्टा काम करते हैं, वो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं
प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे चांदी, सोना, तांबा, बिस्मथ, जस्ता, कार्बन, नमक, पानी। तो इस तरह के पदार्थ हैं, और भी पदार्थ हैं। तो ये जो अगर हम किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये चुंबकित न होकर उसका उल्टा काम करते हैं, उससे प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। दूसरे तरह के पदार्थ आते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ। तो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रखा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थों को। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है। किसी शक्तिशाली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, चलो लिख देता हूँ, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे पदार्थ हल्के से आकर्षित होते हैं। ठीक है। बहुत ही हल्का सा इनमें चुंबकीय गुण आता है और हल्के से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। तो ये कुछ पदार्थ हैं, और भी पदार्थ हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ, जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हल्के से चुंबकित होकर आकर्षित होते हैं, बहुत ही हल्के से। तो ये होते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ। ये इनके उदाहरण हो गए। अब तीसरे नंबर पर आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ अब क्या होता है कि ये पदार्थ कैसे भी चुंबक में रखने पर उसी चुंबक जैसे प्रबल चुंबकीय वाले गुण अपनी ओर उसमें ले लेते हैं। जैसे ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकित हो जाते हैं। मतलब जैसी हमारी चुंबक है सेम ऐसे ही चुंबक जैसे प्रबल चुंबकित हो जाते हैं और चुंबक की तरह पूरा का पूरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए लोहा, Fe, कोबाल्ट, CO, निकिल, Na और टंगस्टन, स्टील और गैडोलिनियम और भी कई सारे पदार्थ हैं जो लोह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जो कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबक की तरह काम करते हैं। चुंबक को बिल्कुल एज इट इज ले लेते हैं और चुंबक की तरह ही बिल्कुल व्यवहार करते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे प्रबल चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। अब इन तीनों के जो गुण हैं वो डिटेल आपकी बुक में दी हैं, थ्योरी है, आप पढ़ लें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। ओवरव्यू मैंने समझा दिया है। और चलिए इसमें अगला टॉपिक लेते हैं, वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक आखिर में होता क्या है कि इसमें एक नरम लोहे की क्रोड होती है, या इसमें हमेशा नरम लोहा यूज़ करते हैं। ये नरम लोहे की होती है और इस पर हम एक कुंडली तार की बनाते हैं, जिसमें के बैटरी से या किसी और सोर्स से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। जब इसमें विद्युत धारा जाती है तो ये जो हमारी नरम लोहे की क्रोड है
ये हमारी एक प्रबल चुंबक का काम करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वैद्युत चुंबक, चूँकि ये वैद्युत द्वारा हमने बनाई गई चुंबक है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी वैद्युत चुंबक। बस वैद्युत चुंबक में इतना ही था, बस इसी चीज़ को लिख दो तो ये आपकी डिटेल हो जाएगी। और इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, बाकी सब थ्योरी है, और बाकी आप पढ़ लेना। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, कोई टॉपिक रह गया हो तो मैं उसको आपको डिटेल में फिर से करवाता हूँ। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।